हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 27 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 27 में हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन 355 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे सीआरपीसी में। ठीक है, आज हम जानेंगे 356 और 357। ये दो सेक्शंस आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरैक जरूर रख लेना, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट और बेरैक लैंग्वेज पर आपकी कमांड बनेगी। ठीक है, जिससे आप उसको दोबारा रीड करके बेरैक को आप अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, इससे मैं आपके सभी डाउट भी क्लियर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 356 क्या बताता है? ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। मतलब कि जो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है और उसने दोबारा जो ऑफेंस किया है, उसके लिए उसको जो सजा बढ़ाकर भी मिलेगी और उसके अंदर उसको नोटिफाई करना होगा अपना एड्रेस, कि वो जहां पर रह रहा है या फिर जो उसका चेंज है हुआ है एड्रेस। ठीक है, उसको कोर्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा। ठीक है, 356 इसमें यही बताता है। आगे पढ़ते हैं इसमें। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, व्हेन एनी पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया of an offense punishable under section 315, section 489A, section 489B और C, D। ठीक है, जो 489 से में जो EIPC में सेक्शन है। ठीक है, और जो 506 है, इसमें अगर उसको जो रिलेट्स करता है टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है उसमें अगर उसको पनिशमेंट मिली है 7 साल तक की, ठीक है, और विद फाइन या फिर दोनों ही। आईपीसी में जो भी मैंने अभी आपको सेक्शन बताया, सेक्शन 215, 489 A, B, C, D और 506, इसके अंडर जो आईपीसी में अगर उसको पनिशमेंट किया गया है, ठीक है, और ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 या फिर अंडर चैप्टर 12 के अंडर उसको पनिश किया गया है, या फिर चैप्टर 16, चैप्टर 17 ऑफ दैट कोड। ठीक है, इसी कोड के अंडर। ठीक है, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, अगर उसमें उसको पनिशमेंट मिली है टर्म ऑफ 3 ईयर्स या फिर उससे ऊपर। ठीक है, अपवर्ड्स, ये 3 साल से ज़्यादा की उसके अंदर उसको पनिशमेंट मिली है, जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 16 है, चैप्टर 17 है। ठीक है, इनके अंडर इज अगेन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ दो सेक्शंस और चैप्टर्स विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स और अपवर्ड्स बाय एनी कोर्ट अदर देन दैट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ दिस फर्स्ट क्लास। इसमें अगर उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है 3 साल तक की, मतलब कि 3 साल से ऊपर की सजा उसको मिली है। ठीक है, लेकिन इसका जो कोर्ट है उसमें कोई भी कोर्ट आ सकती है, लेकिन कोर्ट उसमें मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की नहीं होगी। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास केस चला हुआ वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी और मजिस्ट्रेट के पास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, CJM हो, सेशन कोर्ट हो, ठीक है, उनके पास अगर ट्रायल चल रहा है कोर्ट का, ठीक है, सच कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एट द टाइम ऑफ पासिंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन सच पर्सन, अगर उसको पनिश करती है, सेंटेंस करती है इम्प्रिजनमेंट के लिए उस पर्सन को, ठीक है, जो अक्यूज्ड पर्सन था, ऑल्सो ऑर्डर दैट हिज रेजिडेंस एनी चेंज ऑफ और एब्सेंस फ्रॉम सच रेजिडेंस आफ्टर रिलीजिंग बी नोटिफाइड एज हर आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सच ऑफेंस। तो जो कोर्ट है इसके अंदर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और एनी अदर मजिस्ट्रेट। ठीक है, जो उसका जो मजिस्ट्रेट है या जज है, वो उसके पास वो पावर है, क्या कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है कि वो अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है जब वो अपनी सेंटेंस को पूरी कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, मान लीजिए उसको 5 साल की सज़ा मिली है, तो 5 साल की सज़ा कंप्लीट करने के बाद वो आता है, तो 5 साल की सज़ा कंप्लीट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, 5 साल तक का उसको टाइम पीरियड होगा कि अगर वो कहीं पर भी रह रहा है, किसी भी रेजिडेंस में रहा है, तो उसको कोर्ट को नोटिफाई करना होगा। ठीक है, अगर उसका एड्रेस चेंज करता है अपना, कहीं और जाकर रहता है, तो उसके बारे में भी कोर्ट को नोटिफाई करना होगा उस एक्यूज्ड पर्सन को। ठीक है, जब भी उसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके तब होगा स्टार्ट वो 5 साल का टाइम। ठीक है, एक्सपायरेशन जब एक्सपायर हो जाएगा फिर उसके बाद वो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो नोटिफाई करे कोर्ट को कि उसका रेजिडेंस का है जो उसने चेंज किया वो। ठीक है, उसको टाइम टू टाइम कोर्ट में अपियर होना होगा अगर कोर्ट उसको बुलाएगी। 5 साल तक का इसमें टाइम पीरियड है, जब उसका सेंटेंस कंप्लीट होगा तब स्टार्ट होगा 5 साल का टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्लोज में बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 विद रेफरेंस टू द ऑफेंस नेम्ड देयरिन अप्लाई आल्सो टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस एंड टू द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट दम। जो सेकंड क्लोज है ये बता रहा है कि जो फर्स्ट क्लोज हमने पढ़ा है उसके अंदर जो हमने ऑफेंस के आईपीसी के जो चैप्टर्स और जो सेक्शन मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट क्लोज में, उसके अंडर अगर वो उसके रिगार्डिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है या फिर उसको अबेट करने की कोशिश करता है उस ऑफेंस से रिलेटेड, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट करता है,
ठीक है, जो मैंने ऊपर फर्स्ट क्लोज में सेक्शंस और चैप्टर्स बताए हैं उनके अंडर, तो उसके रिगार्डिंग उसका प्रोसीजर भी फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है, विद रेफरेंस टू द फर्स्ट क्लोज टू द ऑफेंस। और जो थर्ड क्लोज है, इफ सच कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज सच ऑर्डर शैल बिकम वॉइड। और जो कन्विक्शन उसको मिली है, अगर वो अपील में जाता है उस कन्विक्शन के अगेंस्ट, और अपील में जाने के बाद जो अपीलेट कोर्ट है वो ऑर्डर देती है कि वो अपने रिगार्डिंग, मतलब कि उसको सेट असाइड कर देते हैं उस कन्विक्शन को जो वो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दी थी, ठीक है। तो अपीलेट कोर्ट उसको कन्विक्शन को सेट असाइड कर देती है और फिर वो जो ऑर्डर दिया होता है वो वॉइड हो जाता है, सच ऑर्डर शैल बिकम वॉइड। और जो फोर्थ क्लोज है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। जो ऑर्डर देती है इस सेक्शन के अंडर, जो ऑर्डर देती है कोर्ट, तो वो उसकी जो अपीलेट कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं रिवीजन की, ठीक है, वो रिवीजन कर सकते हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन? कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और जो अपीलेट कोर्ट होगी, ठीक है, जिसके वो कोर्ट सबऑर्डिनेट है। तो और जो फिफ्थ क्लोज है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ और एब्सेंस फ्रॉम रेजिडेंस बाय रिलीज कन्विक्ट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन देगी उस रूल के रिगार्डिंग, वो रूल बनाएगी इस अंडर दिस सेक्शन, जो प्रोविजन है ये जो सेक्शन है हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इसके अंडर वो रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन में देगी रिलेटिंग टू द नोटिफिकेशन रेजिडेंस और चेंज ऑफ और एब्सेंस फ्रॉम रिजाइडिंग बाय रिलीज कन्विक्ट्स। जो कन्विक्ट्स जो जिसको कन्विक्ट किया गया था उसको रिलीज करने के बाद वो जहां पर रह रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस उसको देना होगा, ठीक है, और जो चेंज करता है उसका भी, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाय रूल, मतलब कि कैरी आउट करके, जो ये प्रोविजन है इसके अंडर। और जो सिक्स्थ क्लोज है, सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर दी ब्रीच देयर ऑफ एंड एनी पर्सन चेंज विद द ब्रीच ऑफ एनी सच रूल मे बी ट्राइड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ कंपिटेंट जुडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द प्लेस लास्ट नोटिफाइड बाय हिम एज हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज सिचुएटेड। तो सिक्स्थ क्लोज सिंपली बताता है कि जो रूल बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, जो हमने फिफ्थ क्लोज में पढ़ा है, तो वो प्रोवाइड करेगी पनिशमेंट फॉर द ब्रीच देयर ऑफ, जो वो पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट, ठीक है, बाय रूल मेकिंग, मतलब कि रूल बनाकर वो उसके रिगार्डिंग उसको अगर वो ब्रीच करता है पनिशमेंट से रिलेटेड, तो उस पर्सन को चार्ज किया जाएगा विद द ब्रीच ऑफ एनी सच रूल, जो ट्रायल किया जाता है बाय द कंपिटेंट जुडिक्शन मजिस्ट्रेट, जो जिसकी कंपिटेंट जुडिक्शन है, जिसके पास, जिस मजिस्ट्रेट के पास, उस डिस्ट्रिक्ट के पास जो भी डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट है, तो वो ट्रायल कर सकता है उसके रिगार्डिंग इन विच द प्लेस ऑल्सो लास्ट नोटिफाइड बाय हिम एज हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस सिचुएटेड, ठीक है। तो वो बाय रूल बनाकर उसके अंदर उसके रिगार्डिंग अगर वो ब्रीच करते हैं तो उसको पनिशमेंट किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट चार्ज किया जा सकता है विद ब्रीच ऑफ एनी सच रूल, ठीक है, जो ट्रायल होगा बाय द मजिस्ट्रेट कंपिटेंट, जो कंपिटेंट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, जिसकी जुडिक्शन में वो आता है, तो वही उसको ट्रायल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें डिस्कस हो गया है सेक्शन 356 को हमने अच्छे से जान लिया है। और अब हम चलते हैं 357 में। 357 बात करता है ऑर्डर टू पे कंपेंसेशन, मतलब कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कंपेंसेशन से रिगार्डिंग, कि वो जो विक्टिम पर्सन था उसको कंपेंसेट करे। कौन? एक्यूज्ड पर्सन, जिसने उसको इंजरी पहुंचाई है। तो जानते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्लोज बताता है व्हेन अ कोर्ट इंपोजेस सेंटेंस ऑफ फाइन और अ सेंटेंस इंक्लूडिंग अ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑफ विच फाइन फॉर्म्स अ पार्ट द कोर्ट में व्हेन पासिंग जजमेंट और द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन रिकवर्ड टू बी अप्लाइड। जो फर्स्ट क्लोज है सिंपली बताने की कोशिश कर रहा है जो कोर्ट ने इंपोज किया सेंटेंस ऑफ फाइन, जो सेंटेंस ऑफ फाइन इंपोज किया, या फिर सेंटेंस इंक्लूडिंग अ सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, या फिर इंक्लूड किया गया उसमें उसको सेंटेंस ऑफ डेथ दी गई है, ठीक है, वो ऑफ विच फाइन फॉर्म में पार्ट, और उसके साथ उसके ऊपर फाइन भी लगा दिया गया है, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है व्हेन, जब कोर्ट पास करती है जजमेंट, ऑर्डर द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन रिकवर टू बी अप्लाइड, तो उसके अंदर वो होल और एनी पार्ट ऑफ फाइन, ठीक है, रिकवर करेगी टू बी अप्लाइड, किसके रिगार्ड, जो उससे फाइन लिया जा रहा है,
मतलब कि जो अक्यूज पर्सन था जिसको सेंटेंस सुनाई गई थी उससे जो फाइन लेगी एक किस्म से, ठीक है, फाइन लेकर के उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस उस विक्टिम के बनते थे उसमें से उसको निकाल कर उस विक्टिम पर्सन को दे देगी, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी पॉइंट बताए हैं, इसमें बात करते हैं। ए सब क्लॉज बताता है इन डिफरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉपर्ली इनकर्ड इन द प्रोसिक्यूशन, मतलब कि जो जिसने उसके अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी, ठीक है, जिसको इंजरी पहुंचाई थी, अगर उसको प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से उसके जो भी एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, तो उसको डिफरे करेगी, मतलब कि उसको एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उस फाइन में से, ठीक है। और जो बी क्लोज है इन द पेमेंट टू एनी पर्सन ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द ऑफेंस व्हेन कंपनसेशन इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रिकवरेबल बाय सच पर्सन इन ए सिविल कोर्ट, जो विक्टिम पर्सन था, ठीक है, उस पर्सन को कंपनसेट किया जाएगा अगर उसको कोई लॉस कोई इंजरी हुई थी जो उस पर्सन ने ऑफेंस किया था, ठीक है, जिस पर्सन को सेंटेंस सुनाई जा रही है, अगर उसने लॉस और इंजरी की थी तो उसको कंपनसेट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और जो कंपनसेशन है इन दी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट के ओपिनियन में अगर वो पर्सन चाहता है कि वो रिकवरेबल है इन ए सिविल कोर्ट, तो वो रिकवर करा सकता है सिविल कोर्ट में जाकर के, ठीक है, वह पर्सन तो वो रिकवर कराएगा सिविल कोर्ट में जाके। और जो सी सब क्लोज है व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर हैविंग कॉज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन और ऑफ हैविंग अबेटेड द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस, मतलब कि इसमें बात की गई अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस रिलेटेड फॉर हैविंग कॉज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब कि अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है किसके रिगार्डिंग, अगर उसने किसी पर्सन की डेथ की है, ठीक है, डेथ ऑफ अनदर पर्सन और हैविंग अबेटेड द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस, और मतलब कि अबेटेड द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस इन पेइंग कंपनसेशन टू द पर्सन हु आर अंडर द फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 entitled to recover damages from the person sentenced for the loss resulting to them from such death। जो सी सब क्लोज है वो सिंपली बताने की कोशिश कर रहा है अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है, ठीक है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या करेगा, वो उसके अंदर फाइन लेने के लिए वो कोर्ट में केस डालेगा, ठीक है, तो उस केस में वो रिकवर कर सकता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसकी डेथ हुई है किस पर्सन से, जिसने ऑफेंस कमिट किया था, ठीक है, जिसको ऑफेंस कमिट करने से उस पर्सन की डेथ हुई थी, और जो डेथ पर्सन है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकवर करा सकता है, ठीक है, जो भी उसके अंदर उसको लॉस हुआ है अंडर दी फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस एक्ट के अंदर वो रिकवर करा सकता है डैमेजेस फ्रॉम द पर्सन सेंटेंस्ड, जो भी लॉस हुआ है जो भी रिजल्ट निकले उसमें उसके रिगार्डिंग। और जो डी सब क्लोज है व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स थेफ्ट, criminal misappropriation, criminal breach of trust or cheating, or of having dishonestly received or retained, or of having voluntarily assisted in disposing of stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same, if such property is restored to the possession of the person entitled thereto। जो डी सब क्लोज है सिंपली बात करता है कि जो पर्सन है जिस पर्सन को कन्विक्ट किया गया है किसके रिगार्डिंग, थेफ्ट के रिगार्डिंग, क्रिमिनल मिस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग या फिर चीटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, और उसने डिसऑनेस्टली रिसीव किया है और रिटेन किया है को क्या जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, और असिस्ट किया है उसमें डिस्पोज करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, स्टोलन प्रॉपर्टी को, और हैविंग रीजन टू बिलीव टू द सेम टू बी स्टोलन, या फिर उसने स्टोलन किया है सेम किसके रिगार्डिंग, मान लीजिए इसमें जो बोनाफाइड परचेजर ऑफ सच प्रॉपर्टी है इसमें बताया गया आगे एनी बोनाफाइड परचेजर ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर मैं हूं और मैंने किसी पर्सन से क्या लिया, प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता है कि वो किसकी है, ठीक है, अब वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, अब मुझे नहीं पता, उसने मेरे को बेच दी और मैंने उससे ले ली, और किसी ने मेरे ऊपर सूट फाइल कर दिया है किसके रिगार्डिंग, उस स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि वो स्टोलन प्रॉपर्टी मेरे पास है, उसने मेरे पर सूट फाइल कर दिया और उससे मेरे को लॉस हुआ, और फिर मैं क्या करूंगा, और जिसने मेरे को वो प्रॉपर्टी बेची थी स्टोलन प्रॉपर्टी, मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, फिर मैं उससे रिकवर कराऊंगा। तो इसमें ये बात की गई है बोनाफाइड परचेजर ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर लॉस ऑफ द सेम, तो उसको भी लॉस हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो उस पर्सन के अगेंस्ट करेगा जिस पर्सन से उसने परचेज करी थी वो स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, वो रिस्टोर कराएगा अपना पोजेशन ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड देयरटू, मतलब कि जो भी उसके लॉस हुआ है वो उस पर्सन से क्या लेगा, रिस्टोर कराएगा लॉस अपने, ठीक है।
तो डी सब क्लोज ये बताता है 357 में। और जो इसका सेकंड क्लोज है, इफ द फाइन इज इम्पोज इन अ केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील नो सच पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर प्रेजेंटिंग द अपील हैज इलेप्स्ड और इफ एन अपील बी प्रेजेंटेड बिफोर द डिसीजन ऑफ द अपील। मतलब कि जो फाइन इम्पोज किया गया है किसी कोर्ट के थ्रू, किसके ऊपर, जो एक्यूज्ड पर्सन था, ठीक है, उसके अगेंस्ट, और वो क्या करता है, वो अपील में चले जाता है। अगर अपील में जाने के बाद वो क्या करेगा, उसको वो फाइन तब तक नहीं पे करेगा, कब तक नहीं करेगा वो, जब तक कि उसका टाइम पीरियड इलैप्स नहीं हो जाता अपील का, ठीक है। जितना भी अपील का टाइम पीरियड है, जब तक वो इलैप्स नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो उसको जरूरत नहीं है और ना ही कोर्ट उसको फोर्स करेगी कि आप पेमेंट करें। वो जो उसके ऊपर कॉस्ट लगाई है, जो भी फाइन इम्पोज किया गया है, या फिर उसको कंपनसेशन देना था उस विक्टिम पर्सन को, उसके रिगार्डिंग। या फिर अगर वो अपील में चले जाता है, अपील में जाने के बाद जब तक कि अपीलेट कोर्ट है, जब तक कि उसका डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक कि उसका डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक कि उसको फाइन पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड क्लोज है। और जो थर्ड क्लोज है, व्हेन अ कोर्ट इम्पोजेज अ सेंटेंस, मतलब कि जब कोर्ट इम्पोज करती है सेंटेंस ऑफ विच फाइन डज नॉट फॉर्म ए पार्ट, मतलब कि इसमें मतलब कि इसमें फाइन इम्पोज नहीं किया है, इसमें सिर्फ सेंटेंस दिया है, ठीक है, सेंटेंस इम्पोज की गई है। व्हेन पासिंग जजमेंट, जब कोर्ट पास करते हैं जजमेंट और द अक्यूज्ड पर्सन टू पे, तो अक्यूज्ड पर्सन को कहेगी कि पे करे बाय वे ऑफ कंपनसेशन। किस वे में, कंपनसेशन के वे में, सच अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू द पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी बाय रीजन ऑफ द एक्ट फॉर विच द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन सो सेंटेंस्ड। जिस पर्सन को सेंटेंस दी जा रही है, ठीक है, और जो उसने ऑफेंस किया था, उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में उस विक्टिम पर्सन को क्या हुआ है, लॉस और इंजरी हुई है, तो वो उसके रिगार्डिंग वो कंपेंसेट करे, जो भी उसको लॉस और इंजरी हुई है, ठीक है, जो भी रीजन है उसके, तो उसके बेस पर वो कंपेंसेट करेगा, ठीक है। तो इसमें डज नॉट फॉर्म ए पार्ट, फाइन डज नॉट फॉर्म ए पार्ट बताया है, ठीक है। तो उसको फाइन का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, उसको कंपेंसेशन देना होगा जो भी इंजरी और लॉस हुई है, किसको, विक्टिम पर्सन को। और जो फोर्थ क्लोज है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। मतलब कि अंडर दिस सेक्शन, इसमें अगर कोई ऑर्डर देती है, ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। जो अपीलेट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, वो एक्सरसाइज कर सकती है अपनी पावर, किसके रिगार्डिंग, रिवीजन के रिगार्डिंग। तो वो रिवीजन कर सकती है, उसके पास पावर है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और जो अपीलेट कोर्ट है, ठीक है। जैसे हमने 356 में पढ़ा था सेक्शन में, उसी तरह से 357 में भी कोर्ट ऑफ सेशन और जो हाई कोर्ट है और जो अपीलेट कोर्ट है, उनके पास पावर है रिवीजन की। और जो फिफ्थ क्लोज है, एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग कंपनसेशन इन एन सब्सिक्वेंट सिविल सूट relating to the same matter, the court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section। जो भी जो कोर्ट ने सब्सिक्वेंट सिविल सूट में अगर वो सेम मैटर में कंपेंसेट, वो देखती है अगर क्या उस पर्सन ने पहले भी दूसरी जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा था, क्या उस कोर्ट ने उसको उसका कंपनसेशन दिलाया है। अगर वो सिविल सूट में जाता है, अगर वो सिविल सूट फाइल करता है किसके रिगार्डिंग, अवॉर्डिंग कंपनसेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। तो कहाँ पर होती है वैसे जो कंपनसेशन लिए जाते हैं, वो ज़्यादातर सिविल कोर्ट में ही कर सकते हैं, लेकिन जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा था पहले, वो कोर्ट भी उसको कंपनसेशन दिला सकती है, ठीक है, जो भी उसको लॉस और इंजरी हुई है उसके रिगार्डिंग वो रिकवर करा सकते हैं। लेकिन जब वो अगर वो दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, जो फिफ्थ क्लोज है सिंपली बताने की कोशिश कर रहा है, जो अगर वो सिविल सूट फाइल करते हैं किसके रिगार्डिंग, रिकवर्ड एज कंपनसेशन, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन, तो कोर्ट उसमें देखेगी क्या उसको जो पहले उसका जो केस चल रहा था, जिस कोर्ट में चल रहा था, क्या उसने उसको कंपनसेशन अवॉर्ड किया था या नहीं, ठीक है, वो ये देखेगी। अगर दिया हुआ था, अगर उसको पहले पे कर चुकी है कोर्ट, तो उसके रिगार्डिंग उसको दोबारा पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बताया गया है 356 क्लोज 5 में। तो ये हमारा सेक्शन 356 357 ये कंप्लीट हो गया, 2 सेक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अब हम अपने फर्दर सेक्शन में जानेंगे 357A से लेकर के जो आगे के फर्दर सेक्शंस हो गए। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।